Hello everyone and welcome to the new lecture of FRB that is फ्री रिविजन बैच जिसमें कि हम लोग सारे सब्जेक्ट्स रिवाइज कर रहे हैं थ्रू दी यूज़ ऑफ माइंड मैप। बायोलॉजी हो चुका है हम लोग का, एंशियंट हिस्ट्री हो चुका है, मेडिवल हो चुका है और इस वीक हम लोग करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री। और मॉडर्न हिस्ट्री का ये पहला लेक्चर रहने वाला है जिसमें कि हम एडवेंट ऑफ यूरोपियंस देखने वाले हैं। वैसे ये मैं पहले भी वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूँ, आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा। ठीक है, मैंने डाला था कम्युनिटी पोस्ट, लेकिन किसी कारणवश वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई थी। होपफुली अभी रिकॉर्ड हो रही होगी, है ना। और एक्चुअली में क्या था, गलती से माइक्रोफोन ऑफ हो गया था। ठीक है, तो अभी तो ऑन है, खैर। ठीक है, तो बहुत लोग क्योंकि बोलते हैं, इस वजह से मैंने ये चीज़ बता दी फ्री रिवीजन बैच कि भाई काफ़ी लोग, क्योंकि मैं कमेंट में काफ़ी लोग तो नहीं, इक्का दुक्का कभी कभी दिख जाते हैं। जैसे मान लो कि कोई नया आया तो उनको बोलते हैं कि सर आप काफ़ी तेज़ तेज़ पढ़ा रहे हैं। तो ये हम पढ़ा नहीं रहे, एक तरह से रिविज़न चल रहा है। और इस सेंस में रिवीजन करवा रहे हैं कि अगर आपने, पहली बात तो उसी ऑर्डर को मैं फॉलो कर रहा हूँ जिस ऑर्डर मैंने आपको एसएससी जीके बैच 2.0 में पढ़ाया था। ठीक है, बाकी आपने कहीं से पढ़ा हो, किसी बुक से पढ़ा हो या फिर कहीं से भी नहीं भी पढ़ा हो तो भी, और अगर आपका हाल ही में एग्ज़ाम लगा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं सीपीयू का एग्ज़ाम है, सिलेक्शन पोस्ट का है, जेई का है या फिर सीएचएसएल का है, तो उतना टाइम तो बाकी है नहीं कि आप सारी चीज़ें बैच से एकदम ख़त्म कर लेंगे अभी। तो आप यहाँ से कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा पुश करना पड़ेगा, लेकिन कुछ तो करना ही पड़ेगा एक्स्ट्रा, है ना। अब अगर आप ऐसा सोचो सारा कुछ आ भी जाएगा और कुछ एक्स्ट्रा भी ना करना पड़े तो ऐसा तो होगा नहीं। तो ये काइंड ऑफ रिविजन टाइप हम लोग का थ्रू द माइंड मैप्स। और ये माइंड मैप्स आपको कहाँ पे मिलते हैं? परमार एसएससी का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे मिलते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक दिया होगा और वो है क्विज़ ग्रुप का लिंक, जिसको कि आपको ज्वाइन कर लेना है। डेली क्विजेस भी अटेम्प्ट करते रहना है। ठीक है, एंड बाकी तो आपको पता ही है, संडे को आप लोगों का ऑल इंडिया लाइव मॉक होता है। और अभी आई थिंक जो मेडिवल का मॉक हुआ था वो फिर से अभी अटेम्प्ट के लिए अवेलेबल नहीं है, जो अभी हो जाएगा कुछ देर में। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस देखने वाले हैं, प्लस देखेंगे किस तरह से ब्रिटिशर्स ने अपना साम्राज्य स्थापित किया। क्योंकि बहुत सारे यूरोपियन पावर्स हैं। अब जब यूरोपियंस की हम बात करते हैं तो कौन कौन है अभी हम देखेंगे कि ब्रिटिशर्स के अलावा पोर्चुगीज़, फ्रेंच, डच, डेन्स, ये सब लोग आए। लेकिन अल्टीमेटली हमें पता है कि ब्रिटिशर्स ने हम पर रफली 200 साल तक रूल किया। तो वो कैसे रूल किया, कैसे उन्होंने अपना यहाँ पे मेजर एज अ पावर स्टैब्लिश हुए। इंडियन जो पावर्स थे, जैसे कि चाहे राजपूत्स हों या फिर मराठास हों या फिर सिख एम्पायर हो या फिर अदर किंगडम्स, उनको कैसे हराया। प्लस जो अपने बाकी के जो कंपिटिटर्स थे, बाकी के जो यूरोपियन पावर्स थे, उनको कैसे हराया, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं पोर्चुगीज़, जो सबसे पहले यहाँ पे आए। कौन सा पोर्चुगीज़ जो सबसे पहले आया? वास्को डी गामा। तो एक्चुअल में था क्या, ये हमारा जैसे इंडिया, यहाँ पे अफ्रीका और इसके ऊपर है यूरोप। तब तक लोगों को यही लगता था कि भाई बस इतनी दुनिया होती है, खासकर यूरोपियंस को, क्योंकि यूरोपियंस थोड़े से टेक्नोलॉजी में एडवांस होने लगे थे। सबसे पहले टेक्नोलॉजी में लोग एडवांस होने लगे थे। तो जब इनके पास नई टेक्नोलॉजी आई, शिप बिल्डिंग इनको पता चला, तो शिप से अब ये सेल करना चाहते थे और ट्रेड कनेक्शंस बिठाना चाह रहे थे अक्रॉस दी वर्ल्ड। तो इन्होंने ये वाला ट्रेड रूट जो है इंडिया के लिए खोजा। जो ये पॉइंट आप देख पा रहे हैं, दिस पॉइंट इज़ कॉल्ड एज केप ऑफ गुड होप, जो पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सदर्न टिप है। और ये कहाँ पर लोकेटेड है? आपका साउथ अफ्रीका में। ऐसा नहीं है कि ये ट्रेड रूट इंडिया तक का जानते नहीं थे या फिर ट्रेड रूट था नहीं, डिस्कवर नहीं हुआ था। ट्रेड रूट था, बट ये लैंड जो ट्रेड रूट था, यहाँ पे ऑटोमन एम्पायर, जो टर्की जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑटोमन एम्पायर था, जिसको कि वो कंट्रोल कर रहा था। और यूरोपियंस के उनसे अच्छे रिलेशंस थे नहीं, तो इसलिए इनको ऑल्टरनेट एक ट्रेड रूट खोजना था, जो कि इन्होंने इंडियन ओशन के थ्रू, यानी यहाँ अटलांटिक ओशन, देन ये अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से यहाँ तक के लिए इन्होंने खोजा। और जो सबसे पहला आया दैट वाज वास्को डी गामा। अब यहाँ पे जो मेन दो कंट्रीज़ थी वो थी पोर्चुगल रोनाल्डो वाली, और स्पेन राफेल नडाल वाली। स्पेन के कोलंबस हुए तो उन्होंने ये आइडिया दिया कि भाई क्यों इतना लंबा रूट लेना, हर धरती गोल है तो सीधे ऐसे जाओगे इंडिया में इंडिया मिल जाएगा। लेकिन जब ये कोलंबस यहाँ से ऐसे गए तो इनको नॉर्थ अमेरिका मिल गया। तो ये बोला जाता है, आपने पढ़ा होगा कि कोलंबस ने किसकी डिस्कवरी करी? कोलंबस ने डिस्कवरी करी अमेरिका की, है ना, ये आपने पढ़ा होगा। तो कोलंबस ने अमेरिका की डिस्कवरी करी, लेकिन वास्को डी गामा ने इंडिया की। बट इंडिया की डिस्कवरी नहीं करी, इंडिया तक के सी रूट की डिस्कवरी करी इसने। कब आया था? 1498 में आया था, 1498 में आया था। और कहाँ पे सबसे पहले आया था? ये कैलीकट के राजा यहाँ पे थे, जेमोरिन हुआ करते थे, उनके कोर्ट में आया था। और ये टोटल 3 बार आया था भारत में। एक तो 1498, एक आया था 1501 और 1524 आखिरी बार आया था। तो इसकी डेथ हो गई थी यहीं पे कोचिन में ही। ठीक है,
और इसके कुछ थोड़े से मतभेद भी हो गए थे कैलीकट के राजा के ज़माने। पहली बार तो खूब स्वागत किया कैलीकट के राजा ज़िमोरी ने, लेकिन आप भी जानते हैं कि जब कोई बार बार घर में आता है तो फिर उतनी इज्जत रह नहीं जाती उसकी, ठीक है। अब आते हैं फ्रांसिसो डी अल्मीडा। अब अल्मीडा की अगर बात करें तो ही वॉज द फर्स्ट पोर्चुगीज विजिटर, नहीं विजिटर तो वास्को डी गामा ही होंगे, वॉइस रॉय। ये गवर्नर थे वास्को डी गामा के और ये ब्लू वाटर पॉलिसी लेके आए अल्मीडा साहब। अब ये ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है, इनका मानना था कि अगर हमें ट्रेड कनेक्शंस बिठाने अच्छे से इंडिया के साथ, स्पाइसेस, क्योंकि स्पाइस आप जानते हैं केरला को स्पाइस गार्डन के नाम से भी जाना जाता है, तो स्पाइसेस के लिए इंडिया पहले भी बहुत फेमस था। तो ये इन्होंने बोला कि अगर ट्रेड रूट बिठाना है तो ये जो ब्लू वाटर है, दैट इज़ जो ओशन है, उसमें हमें जो है मास्टर बनना पड़ेगा। तो उसके लिए ब्लू वाटर पॉलिसी लाया, जिसको कि अल्बुकर्क ने रिवर्स कर दिया। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने रिवर्स कर दिया, यानी इसको हटा दिया। ही कैप्चर्ड द गोवा इन द ईयर 1510। और अब आप सरप्राइज हो या फिर ना हो वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन पोर्चुगीज वर द फर्स्ट टू कम एंड ऑल्सो द लास्ट टू गो फ्रॉम इंडिया। आपने पढ़ा होगा ऑपरेशन विजय के बारे में। ऑपरेशन विजय जो कब चलाया गया था, ऑपरेशन विजय 1961 में, 1961 में, जिसके थ्रू पोर्चुगीज़ को हटाया गया था गोवा से। याद है आपको, गोवा, दमन और दीव इन सब से हटाया गया था बिकॉज यहाँ पे इनका रूल। तो रफली आप देखो 1947 में तो ब्रिटिशर्स चले गए, 1961 में ये लोग गए, तो यानी कि रफली 400 साल से भी ज़्यादा तक ये लोग यहाँ पे टिके रहे। एंड ही ऑल्सो इज़ नोन फॉर अबॉलिशिंग सती इन जो भी इसका पावर ऑफ इन्फ्लुएंस था, जहाँ पे भी रीजन था इसका, ठीक है। अब इसके बाद है पोर्चुगीज़ के बाद डच। डच कौन है, नीदरलैंड वाले लोगों को डच बोलते हैं। इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, एक्चुअल में उसको बोलते थे मछलीपट्टनम, लेकिन इन्होंने मछली को मछली करके मसूलीपट्टनम कर दिया। 1605 में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश करी। इनके बाद आए ब्रिटिशर्स। देखो बीच में ये डेनमार्क वाले भी आए, लेकिन उतना हमें वो उनके बारे में नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इनके बाद आए कौन, ब्रिटिशर्स। लेकिन ब्रिटिशर्स के बाद आए कौन, फ्रेंच। तो फ्रेंच के रिलेटेड बस एक फैक्ट है, तो इसको पहले पढ़ लेते हैं। एंड दैट इज़ कि इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में इस्टेब्लिश करी 1668 में। अब आते हैं ब्रिटिशर्स में, एकदम फोकस अब बना के रखना बिकॉज ब्रिटिशर्स इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब ये जो सब लोग आ रहे थे, पोर्चुगीज़ हो चाहे डच हो फ्रेंच हो, किस लिए आ रहे थे, ट्रेडिंग करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। यानी कि ये जो है कंपनीज आ रही थी, जैसे डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सब कंपनीज थी। तो ऐसे ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इस्टेब्लिश होती है 1599 में। 1600 में इसको रॉयल चार्टर मिलता है क्वीन एलिजाबेथ से। रॉयल चार्टर का मतलब क्या होता है कि भाई क्वीन एलिजाबेथ वन ने बोला, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे रानी राजा वाला सिस्टम चलता है, जैसे अभी किंग कौन है, किंग चार्ल्स III है ना, तो यहाँ पे हेरिडिटरी सिस्टम चलता है। तो क्वीन एलिजाबेथ वन ने बोला कि आप ही ट्रेड करोगे इंडिया के साथ, यानी कि मोनोपोली दे दी उनको ट्रेड करने के लिए विद इंडिया। बाकी और कोई कंपनी ब्रिटेन की ट्रेड नहीं कर सकती है। हमने पहले पिछले लेक्चर में पढ़ा था, जब मुगल्स मैंने आपको पढ़ाया था, कि जहांगीर के कोर्ट में दो आए थे बंदे, दो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आए थे। एक तो 1608 में आया था विलियम हॉकिंस अपना शिप हेक्टर लेके, और थॉमस रो आया था 1615 में। 1608 में आया तो था, बट इसको यहाँ पे इस्टेब्लिश कर नहीं पाया था, ठीक है। सूरत में कोई फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर नहीं पाया था ड्यू टू पोर्चुगीज़ रेजिस्टेंस। पोर्चुगीज़ यहाँ पे थोड़े से पहले आ चुके थे, तो थोड़ा सा इन्फ्लुएंस था उनका यहाँ पे, तो इसलिए इनको यहाँ पे साउथ में जाना पड़ा, आंध्र प्रदेश में, जहाँ पे डच ने अपनी पहली फैक्ट्री इस्टेब्लिश करी, दैट इज़ मसूलीपट्टनम में। दैट वाज अ टेम्प्रेरी फैक्ट्री 1611 में, परमानेंट नहीं थी ये। परमानेंट तो इनकी सूरत में ही आई 1613 में। अब ये बात आती है 1613 में परमानेंट कैसी होगी, अभी और पोर्चुगीज़ नहीं है क्या यहाँ पे, बिल्कुल है, लेकिन इनको अब हरा दिया इन्होंने 1612 में। बैटल ऑफ स्वाली या फिर बैटल ऑफ सुवाली में पोर्चुगीज़ को ब्रिटिशर्स ने हरा दिया। एंड इट वॉज अ काइंड ऑफ डिसाइसिव टाइप वॉर। तो पोर्चुगीज़ का अब यहाँ से पत्ता साफ टाइप आप समझ सकते हो। गोवा में आराम से तुम लोगों को शॉर्ट देखा है चैनल पे, देखना शॉर्ट, रिंकी मिंकी पिंकी टाइप ऐसे करके कुछ गाना है, तो उससे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे बस वो कन्फाइंड है गोवा में। अब होता है बैटल ऑफ चिंसुरा। तो हम ये पढ़ रहे हैं कि कैसे कैसे एक एक करके इन्होंने अपने ब्रिटिशर्स ने अपने कंटेम्प्रेरीज को, जो यूरोपियन कंटेम्प्रेरीज, तो उनको एक एक करके यहाँ से हटाया। अब चिंसुरा का जो बैटल है वो 1759 में, अपने आप याद हो जाएगा, अभी देखना थोड़ी देर में। 1759 में क्या हुआ, अभी रटने पे फोकस मत करना, हाँ फोकस कर सकते हो, लेकिन अगर वो ना हो तो लोड मत लेना, अपने आप फ्लो होने देना चीज़ें, जो याद ना हो बाद में उसको फिर फोकस करके मतलब याद कर लेना, ठीक है। तो 1759 में होता है, जहाँ पे डच यानी नीदरलैंड वाले लोगों को हराते हैं। इसको हम बैटल ऑफ चिंसुरा के अलावा बैटल ऑफ बिदेरा या फिर बैटल ऑफ हुगली के नाम से जानते हैं, बिकॉज आपको हम लोगों ने ज्योग्राफी में, अभी तो FRB में नहीं पढ़ा है, लेकिन वैसे तो मैंने बैच में आपको पढ़ा ही रखा है कि आपकी
गंगा रिवर है जो बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है, आप कमेंट में बताएंगे। इसकी एक डिस्ट्रीब्यूटरी है, डिस्ट्रीब्यूटरी का मतलब इससे निकलती है, इसको हुगली या फिर भागीरथी हुगली बोलते हैं। तो उसी के बैंक्स में हुआ जहाँ पे इन्होंने डच को हराया। एक और वैसे बैटल होता है जहाँ पे लोग डच को हराते हैं, दैट इज़ बैटल ऑफ कोलाचल। बैटल ऑफ कोलाचल भी एक डिसाइसिव वॉर था जो कि 1746 के टाइम पे लड़ा जाता है, ठीक है। बैटल ऑफ कोलाचल उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, याद थोड़ा सा रखिएगा, है ना। बैटल ऑफ कोलाचल 1746 के टाइम पे, ये अंग्रेज़ों के साथ नहीं लड़ा था नेदरलैंड वालों ने, डच ने, ये लड़ा था केरला के, या फिर जो आपका ये क्या बोलते हैं इसको, केरला वाला रीजन ही है, मार्तंड वर्मा हुए यहाँ पे, ठीक है। ट्रैवनकोर, ठीक है। तो ट्रैवनकोर इसको बोलते थे। ट्रैवनकोर के जो किंगडम के जो राजा थे ट्रैवनकोर के, मार्तंड वर्मा, उनके साथ लड़ा था। तो वहाँ पे इन्होंने खदेड़ के भगा दिया था मार्तंड वर्मा ने। तो दो बैटल डिफीट इन्होंने सही, एक तो मार्तंड वर्मा से और एक अंग्रेज़ों से। तो इनका भी डच का खेल ख़त्म ही था यहाँ पे, डच तो एकदम ही ख़त्म टाइप थे, ठीक है। कार्नेटिक वॉर्स पे आते हैं। ये क्या वॉर है? पोर्तुगीज़ गए सुआली से, चिंसुरा और कोलाचल से गए डच। अब कार्नेटिक की बारी है। कार्नेटिक मतलब कार्नेटिक की बारी नहीं है, अब है बारी किसकी? फ्रांसीसियों की, यानी कि फ्रेंचों की बारी है। अभी इनको खदेड़ेगा कौन? अंग्रेज, ठीक है। तो कार्नेटिक वॉर टोटल 3 होते हैं। कार्नेटिक युद्ध, कार्नेटिक रीजन ये पड़ता है आपका, जैसे मैंने आपको ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, ईस्टर्न घाट है और इसको बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। तो यही वाला जो पार्ट है, कार्नेटिक वॉर यहाँ पे होते हैं, 3 होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। 1744 या फिर 1745 में होता है, 1745 में, जब एक ब्रिटिश शिप जो है अटैक कर देता है डच फ्लीट पे। क्यों अटैक कर देता है, क्यों बॉम्बिंग कर देता है उस पर? क्योंकि इनके बहुत सारे टेरिटरीज थे। देखो, इनका काम ही यहीं था कॉलोनी बनाना। भारत एक कॉलोनी था, ऐसे यूएसए भी इनकी एक कॉलोनी हुआ करता था, कनाडा भी एक कॉलोनी हुआ करता था, मतलब बहुत सारी कॉलोनी थी। यूरोप में ऑस्ट्रिया एक कॉलोनी थी। तो ऐसे ही जैसे मैंने बताया ऑस्ट्रिया एक कॉलोनी थी, तो ऑस्ट्रिया में किसका हक होगा, इसको लेके युद्ध चल रहा था वहाँ पे। अब मान लो तुम्हारे और तुम्हारा पड़ोस वाला है, ठीक है। तुम्हारा पापा और तुम्हारे पड़ोस वाले के पापा में युद्ध चल रहा है, तो तुम्हारे बीच में, और उनका जो लड़का है, या फिर जो मतलब तुम्हारा मतलब वो है साथी, जैसे मान लो ये तुम हो, ठीक है, और ये तुम्हारा मतलब नेबरहुड का है, तुम्हारे मतलब हम उम्र का है। तुम्हारे पापा और इनके पापा के बीच में लड़ाई चल रही है, तो तुम भी अगर कहीं मिल जाओगे दोनों लोग तो लड़ नहीं जाओगे, क्योंकि वैसे भी वॉर चल रहा है। तो वैसा ही यहाँ पे चल रहा था कि इन लोगों के बीच में वहाँ पे वॉर चल रही थी, तो यहाँ पे भी चिढ़ के एक दूसरे पे वॉर करते रहते थे। तो ब्रिटिश फ्लीट ने इन पे अटैक कर दिया, फ्रेंच वाली फ्लीट पे। तो ये जो है ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन का एक हिस्सा था, बोल सकते हैं। ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल से ख़त्म होता है। दूसरा वाला 49 में स्टार्ट होता है, और ये ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी से ख़त्म होता है। इसको बैटल ऑफ अंबर के नाम से जानते हैं, उतना इंपॉर्टेंट ये फैक्ट नहीं है। थर्ड वाले पे आते हैं। ये डिसाइसिव था। डिसाइसिव का मतलब है फाइनल है, यहाँ से डिसाइड हो जाता है कि फ्रेंच नहीं, ब्रिटिशर्स रूल करेंगे इंडिया पे अब। तो 1756 से लेके 63 तक ये वो बैटल होता है, एंड इट वाज पार्ट ऑफ 7 ईयर वॉर। 7 साल के जो युद्ध चल रहे थे, किसके बीच में? ब्रिटिशर्स और फ्रांसीसियों के बीच में। ये कहाँ पे चल रहे थे? यूरोप और अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका जो है, जो करंट का यूएसए है आपका, ये ब्रिटेन की कॉलोनी हुआ करता था, ठीक है। अब यहाँ पे रिवोल्ट हो गया ब्रिटिशर्स के खिलाफ, जैसे हमने किया 1940s के टाइम पे, तब हमें आज़ादी मिली, है ना। तो इनके यहाँ पे काफ़ी पहले ही स्टार्ट हो गए थे, 1750s के टाइम पे ही स्टार्ट हो गए। फ्रांसीसी सपोर्ट कर रहे थे इनका ब्रिटिश के खिलाफ, तो इस वजह से ब्रिटिशर्स और फ्रांसीसी इनके खिलाफ थे, मतलब आपस में लड़ रहे थे। तो उसी का ही पार्ट है थर्ड, ये आपका कार्नेटिक वॉर। थर्ड कार्नेटिक वॉर को हम बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश के नाम से जानते हैं, बिकॉज वंडवासी करके एक जगह पड़ती है तमिलनाडु में, उसी को इन लोगों ने वॉन्डी वॉश कर दिया। जैसे कि अंग्रेजों ने ही ठाकुर का टैगोर कर दिया, मछलीपट्टनम का मसूलीपट्टनम कर दिया, वैसे ही वॉन्डी वॉश, ठीक है। 1760 में होता है, ध्यान रखना। इस तरह से क्वेश्चन बनेगा कि बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश इज़ अ पार्ट ऑफ थर्ड कार्नेटिक वॉर, ठीक है। डिफीटेड फ्रेंच एंड कैप्चर पौंडीचेरी। पौंडीचेरी में इन्होंने कैप्चर कर लिया, तो पौंडीचेरी में ये कन्फाइंड हो गए, ठीक है। जो पौंडीचेरी है वहाँ पे ये लोग कन्फाइन हो गए, और ये ट्रीटी ऑफ पेरिस से ख़त्म होता है। ये ट्रीटी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रीटी ऑफ पेरिस से ख़त्म होता है आपका कार्नेटिक वॉर्स, और यहाँ से अब डिसाइड हो जाता है कि फ्रेंच नहीं, ब्रिटिशर्स रूल करेंगे। अब ब्रिटिशर्स रूल करेंगे, ठीक। तो ब्रिटिशर्स की सारी दिक्कतें अभी ख़त्म नहीं हुई हैं। क्यों? क्योंकि इनके कंटेम्प्रीज, तो मतलब इनके जो बोल सकते हैं कि जो अदर यूरोपियन जो कंटेम्प्रीज थे, कॉम्पिटिटर्स थे, वो तो इनको भगा दिया। अब ये बचते हैं कौन? जो इंडिया में बैठे हुए हैं। अब ऐसा तो है नहीं पहले उनको एक साथ भगा दिया, अब बोलते हैं अब तुम लोग आओ, ऐसा तो है नहीं। सारी चीज़ें साथ साथ ही चल रही होंगी। तो भाई बंगाल में भी यही सेम चीज़ चल रहा था। तो बंगाल में क्या हुआ? बंगाल में नवाब बैठे थे। अभी नवाब कौन है?
तो मुगल्स में हम लोगों ने पढ़ा था, मुगल्स में मैंने आपको पढ़ाया था कि भाई अकबर ने मनसबदारी स्टार्ट किया था और मनसबदारी से बने थे जागीरदार, ये भी बताए थे आपको। तो इन जागीरदार का काम क्या होता था? काम इनका ये होता था कि भाई ये मिलिट्री पूरा देखते थे, मिलिट्री वाला काम देखते थे और रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट करके दे दिया करते थे और उसी से इनको सैलरी मिल जाती थी। ऐसे ही हुआ करते थे ज़मींदार, जो पुलिस और जुडिशल वाला फंक्शन देखा करते थे। ये जो इनका मेन जो रेवेन्यू कलेक्शन का काम होता था ये देते थे सूबेदार को। सूबेदार कौन होता था? सूबे का हेड होता था। सूबा क्या होता था? प्रोविंस। जैसे कि यूपी एमपी जैसे मान लेते हैं आज स्टेट है, तो वैसे ही सूबा होते थे, प्रोविंस होते थे, तो उनका हेड होता था सूबेदार, ज़मींदार से बड़ा। अब ये सूबेदार पावरफुल होने लगे धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि गधे औरंगज़ेब ने अपना ही किंगडम को वीक कर डाला। कैसे? इसने मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था किस तरह से 17 साल ये डेक्कन में बैठा रहा। ये डेक्कन में बैठा रहा 17 साल, और तो ऑब्वियस ये बात है यहाँ पे जो मेन कैपिटल है दिल्ली वो वीक होती रही। जो इसके अंडर में जो ज़मींदार और सूबेदार थे वो पावरफुल थोड़े से होने लगे होंगे, अपने रीजन में उनका इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा होगा, क्योंकि रूलर तो किंग तो है ही नहीं यहाँ पे। तो इसलिए ऐसे ही धीरे धीरे कुछ हमारे 3 मेन प्रोविंस यहाँ से निकल के आए। तीन सूबा के सूबेदार ज़्यादा पावरफुल बन गए, बंगाल, अवध और हैदराबाद। बंगाल, अवध और हैदराबाद, तो उसमें से बंगाल देख रहे हैं अभी। तो बंगाल का पहला नवाब था मुर्शिद कुली खान, औरंगज़ेब ने इसको अपॉइंट किया था। अब ये जो मुर्शिद कुली खान है जो पहला नवाब बनता है बंगाल का, ऐसे ही धीरे धीरे एक नवाब आता है, और एक नवाब आता है जिसका नाम है अली वर्दी खान। एक नवाब आता है अली वर्दी खान, और उसके बाद अली वर्दी खान के जाने के बाद ग्रैंड सन आता है इसका पोता आता है जिसका नाम है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला आता है। सिराजुद्दौला 23 साल की उम्र में गद्दी पर बैठता है, और उसने बोला कि देखो भैया फ्रांसीसी और ब्रिटिशर्स, इधर आओ जरा, इधर आओ। तो बोलता है क्या बताओ? तो बोलता है कि देखो फारूक सियार जो हमारे एक मुग़ल एम्परर थे, उन्होंने तुमको गोल्डन फरमान इशू किया था और बोला था तुमसे कि तुम बिना टैक्स पे किए यहाँ पे ट्रेड करो आराम से, एक सर्टेन अमाउंट बस पे कर दिया करो। तो बोलते हैं हाँ हाँ बोला तो था। तो बोलते हैं वो ख़त्म हो गया। बोलते ख़त्म हो गया क्यों? क्योंकि बोले कि देखो वो भी ख़त्म हो गए, वो तो गए, अब हम पावरफुल हो चुके हैं और ज़्यादा तब से, तो उनका अब कोई रूल नहीं है हम पे। पहली बात तो हम इंडिपेंडेंट हैं, हम अलग हैं, ठीक है। तो जो हम बोल रहे हैं वो सुनो, तुमको टैक्स देना पड़ेगा। फ्रांसीसी बोलते हैं जी हुजूर, अंग्रेज बोलते हैं ना हुजूर। तो फिर सिराजुद्दौला बोलता है रुको हुजूर, और वो जाता है इनका कहाँ पे? वो जाता है फोर्ट विलियम में। और फोर्ट विलियम भी एक झगड़े की जड़ बनती है इनके बीच में। फोर्ट विलियम में फोर्टिफिकेशन करवा रहे थे, किलाबंदी करवा रहे थे बिना इसके पूछे हुए सिराजुद्दौला के। कौन? अंग्रेज। क्यों करवा रहे थे? फ्रांसीसियों से बचने के लिए, क्योंकि फ्रांसीसी हमले पे हमले कर रहे थे। आपस में दोनों एकदम जानी दुश्मन टाइप थे, फ्रांसीसी और ब्रिटिशर्स। तो ये बात सिराजुद्दौला को पसंद नहीं आई, तो उसने ये लेके गया फोर्स, और यहाँ पे इनका किला विला तोड़ा। जो लोग भाग गए सो भाग गए, जो लोग बच गए उनको काल कोठरी में बंद कर दिया, काफ़ी लोग मर गए। उसी को बोलते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी, काल कोठरी की घटना। उस समय था क्लाइव, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव अपनी फोर्स लेके पहुंचा, और उसने क्या किया? उसने इनके मिलिट्री कमांडर, सिराजुद्दौला के मिलिट्री कमांडर मीर जाफ़र को अपने झांसे में लिया, फिर अपने खेमे में लिया, अपने पाले में लिया। जाफ़र को ये उसने बोला, किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने, कि देखो जाफ़र तुम हमें जीतने में मदद करो, हम तुमको नवाब बना देंगे बंगाल का। जाफ़र बोलता बहुत सही। तो मीर जाफ़र जो रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिल के बैटल ऑफ प्लासी में हिस्सा लेता है अंग्रेज़ों के साथ। तो बैटल ऑफ प्लासी किसके बीच में लड़ा जाता है? ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सब ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ये एक्चुअली बैटल ऑफ बक्सर का है। तो ये लड़ा जाता है सिराजुद्दौला, सिराज वर्सेस ब्रिटिशर्स। जीत किसकी होती है? ब्रिटिशर्स की। और यहाँ से एक तरह से हम बोल सकते हैं किस तरह से जो ब्रिटिशर्स हैं वो सिर्फ अब ट्रेडिंग कंपनी के तौर पे नहीं बचे हैं, अब वो ट्रेडिंग कंपनी से कहीं बढ़ के हो चुके हैं। वो थोड़ा सा पॉलिटिकल पावर गेन करने लगे हैं। और जो बची रही कसर पूरी होती है बैटल ऑफ बक्सर में, बक्सर के युद्ध में, जो 1764 में लड़ा जाता है, 1764 में। प्लासी 1757। ये पलास करके पेड़ होते हैं वहाँ पे बंगाल साइड में, तो उसके नाम पे पड़ा प्लासी। तो बैटल ऑफ बक्सर लड़ा जाता है 1764 में। क्यों? क्योंकि अब देखिए 1757 में और 1764 में अब मीर जाफ़र बन गए होंगे यहाँ पे नवाब, बिल्कुल बन गए। लेकिन 1759 में आप यहाँ पे देखिए, 1759 में बैटल ऑफ चिंसुरा होता है। तो ये जो नवाब ऑफ बंगाल है मीर जाफ़र, तो
तो ये डच के साइड से फोर्स भेज देते हैं अपनी। ये किसके बीच में हुआ था? अंग्रेजों और डच के बीच में। तो डच के साइड से फोर्स भेज देता है ये जाफ़र। अंग्रेज चिढ़ जाते हैं, बोलते हैं हटो यहाँ से, निकलो। वो मीर कासिम जो इसका दामाद था उसको बना देते हैं कि आओ बेटा मीर कासिम, तुम गद्दी पे बैठो, तुम्हारे ससुर जी लीड नहीं कर पा रहे ढंग से। तो उसको गद्दी पे बिठाया, किसको? मीर कासिम को। अब जब मीर कासिम गद्दी पे बैठ गया तो ये इससे भी बड़ा वाला निकला मीर जाफ़र से अंग्रेज़ों के लिए। क्या किया इसने? इसने अलायंस, एक तिकड़ी बनाई। तिकड़ी किस किस की बनाई? मीर कासिम खुद, उस समय का जो मुगल शासक था शाह आलम सेकंड, और शुजाउद्दौला जो नवाब ऑफ अवध था। ये कौन था? अवध का नवाब था। जैसे कि अभी आपको पता है ना, अवध, बंगाल और हैदराबाद, ये 3 बड़े प्रोविंस निकल के आए। तो अवध के जो नवाब थे ये, ठीक है, अवध के नवाब थे। अवध के पहले नवाब कौन थे? सादत खान बुरहानुल मुल्क, ठीक है, सादत खान बुरहान उल मुल्क, ये पहले नवाब थे, ठीक है। तो उनमें से एक नवाब थे शुजाउद्दौला। तो शुजाउद्दौला, शाह आलम टू और मीर कासिम, ये तीनों तिकड़ी मिल गई अंग्रेजों के खिलाफ, बट अगेन जीत ब्रिटिशर्स की। और एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, बैटल ऑफ प्लासी के टाइम पे कौन था मुगल शासक? वो शाह आलम सेकंड नहीं था, वो आलमगीर सेकंड था। वो आलमगीर द्वितीय था, ध्यान रखना। बक्सर के टाइम पे शाह आलम सेकंड था। यहाँ पे ब्रिटिश फोर्सेस को कौन लीड कर रहा था? क्लाइव लीड कर रहा था। यहाँ पे कौन लीड किया बक्सर में? यहाँ पे हेक्टर मुनरो लीड किया ब्रिटिश फोर्सेस को, ध्यान रखिएगा। जीत दोनों में ही ब्रिटिशर्स की होती है। और जब ब्रिटिशर्स की जीत हो गई तो अब कायदे से इनको बिठाया, आ जाओ बेटा तुम तीनों आ जाओ जरा, और तुम आ जरा, तुम मुगल शासक हो ना, तुम बहुत बड़े बनते हो ना, इधर आओ किनारे तुम आओ। और इसके साथ जो है इलाहाबाद की ट्रीटी करवाई, इलाहाबाद की संधि करवाई। कब? अगले साल ही 1765 में। और इससे क्या बोला? पहले तो बेटा तुम 50 लाख रुपए दो हमको, कहा है कि ऐसे हमारा खर्चा हुआ है वॉर लड़ने में, तुम्हारी वजह से हुआ, तुम ही भरोगे, 50 लाख की वॉर इंडेमनिटी दो। प्लस तुम क्या करोगे? तुम हमें ग्रांट करोगे दीवानी राइट्स। तुम हमें ग्रांट करोगे दीवानी राइट्स। दीवानी राइट्स का मतलब है राइट टू कलेक्ट दी रेवेन्यू। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था मेडिवल के वन शॉट में भी, कि जो फौजदारी होती है उसको क्या बोलते हैं? फौजदारी का मतलब होता है मिलिट्री राइट्स, और दीवानी का मतलब होता है रेवेन्यू। तो भाई मिलिट्री से क्या ही लेना देना ब्रिटिशर्स को? फौजदारी तुम देखो, हमें बस पैसा वाला देखने दो, दीवानी राइट्स। तो दीवानी राइट्स, तो एक तरह से यहाँ से इन्होंने इजारेदारी सिस्टम, इजारेदारी प्रथा भी इन्होंने यहाँ से शुरू कर दी। इजारेदारी का मतलब होता है कि अब यहाँ पे जमींदार अपॉइंट नहीं होंगे, अब जमींदारों की बोली लगेगी, कौन सबसे ज़्यादा हमें लैंड रेवेन्यू निकाल के देगा, और जो भी सबसे ज़्यादा देगा उसी को ही राइट दे दिए जाएंगे। और इसी को हम बोलते हैं इजारेदारी सिस्टम, फिर इजारेदारी की प्रथा। अब जैसे मान लो कि कोई अगर लोन नहीं, मान लो कि उतना टैक्स नहीं दे पाएगा कोई फार्मर, तो उसको फिर यही लोग लोन देने का काम करेंगे, तो इसी को इजारेदारी प्रथा बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ खत्म हो गई आपकी। तो ये बैटल ऑफ बक्सर एक डिसाइसिव वॉर था, जहाँ से ब्रिटिशर्स अब एक सिर्फ ट्रेडिंग कंपनी नहीं बचे थे, वो अब रूल करने लगे थे इंडिया में। तो दीवानी राइट्स कहाँ के ले लिए? बंगाल, बिहार और उड़ीसा के उन्होंने दीवानी राइट्स ले लिए। तो अब यहाँ पे बंगाल कैप्चर हो गया। अब आते हैं मैसूर पे। मैसूर कहाँ पे था? मैसूर यहाँ पे था, यहाँ पे केरल वाला जो रीजन है। यहाँ कौन रूल कर रही थी? वुडियार डायनेस्टी, एक हिंदू डायनेस्टी पहले रूल किया करती थी। उन्हीं के अंडर में एक मिलिट्री कमांडर था हैदर अली। तो जब ये वुडियार वीक पड़ने लगे तो हैदर अली रोल में आ गया। अब हैदर अली ने क्या किया? किंगडम को अच्छे से इस्टेब्लिश किया इसने यहाँ पे, ठीक है। अब ये इतना अच्छा, मतलब नेचुरली भी, जोग्राफिकली बहुत अच्छा रीजन था, तो ये काफ़ी अमीर बनने लगा धीरे धीरे। मराठास की भी नज़र पड़ने लगी, अंग्रेज़ों की भी नज़र पड़ने लगी, और यहाँ पे हैदराबाद की भी नज़र पड़ने लगी। तो हैदराबाद, मैंने आपको बताया था, हैदराबाद ये भी एक रिच प्रिंसली स्टेट था। हैदराबाद का पहला कौन नवाब था? तो ये था असफ जा, ठीक है, असफ जा था, ये ध्यान रखिएगा। तो अब ये क्या हुआ कि मराठास यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली रेड किया करते थे मैसूर किंगडम में। तो मराठा जो हैं उनको न्यूट्रलाइज कर दिया हैदर अली ने, ये बोल के कि भाई तुम क्यों इतनी कष्ट उठाते हो, यहाँ पे बार बार आते हो, लूटते हो, ये सब करते हो, हम तुमको ऐसे ही तुमको पैसा और टेरिटरी दे दिया करेंगे। तो बोले ठीक है। तो पहले ब्रिटिशर सोच रहे थे कि अपने मराठास को साइड में लेके अटैक करेंगे मैसूर पे, लेकिन वो तो फेल हो गया क्योंकि मराठास उनके साइड में चले गए। तो अब यहाँ पे क्या हुआ? अंग्रेजों को लड़ना पड़ा अकेले। अभी हम पढ़ रहे हैं एंग्लो मैसूर वॉर। जहाँ एंग्लो वर्ड लगता है उसका मतलब क्या होता है? अंग्रेज। तो अंग्रेज जो मैसूर किंगडम के साथ बैटल लड़ते हैं, तो ये इनको बेचारों को अकेले लड़ना पड़ता है, इसलिए हार जाते हैं। तो पहला वॉर कौन जीतता है? मैसूर किंगडम जीतता है अंडर दी हैदर अली। तो ये ट्रीटी ऑफ मद्रास से ख़त्म होता है। देन अगला वाला जो बैटल होता है, फिर वॉर होता है, इसमें क्या होता है? ये थोड़ा सा टाइम एंड होता है, यानी कि इसमें कोई नहीं जीतता है, कोई नहीं हारता है, बिकॉज ये जब चल रहा होता है तो बीच में ही हैदर अली की डेथ हो जाती है ड्यू टू कैंसर। तो उसका बेटा टीपू सुल्तान फर्दर वहाँ से लीड करता है, और ये ट्रीटी ऑफ मैंगलोर से ख़त्म होता है, ठीक है। अब थर्ड जो होता है, वहाँ पे डिफीट होती है टीपू सुल्तान की।
क्यों? अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, थर्ड में टीपू सुल्तान की वो हो जाती है डिफीट, और यहाँ पे ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टम साइन होती है। क्या साइन होती है? ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम। ये जो ट्रीटी साइन होती है, इसके थ्रू हॉस्टेज बना लेते हैं, बंदी बना लेते हैं टीपू के लड़कों को ये लोग, और बोलते हैं इतना पैसा दोगे तो वॉर इंडेमनिटी के तौर पे तभी छोड़ेंगे। टीपू सुल्तान पेमेंट तो कर देता है, लेकिन अपनी बेइज्जती का बदला वो लेना नहीं भूलता है। अब वो बेइज्जती का बदला कैसे लेता है, और ले तो नहीं पाता एक्चुअल में। और अगला वाला जो लास्ट एंग्लो मैसूर वॉर है वो क्यों होता है, उसका भी बैकग्राउंड समझ लीजिए। क्योंकि फ्रांसीसियों का जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ता जा रहा था, ठीक है। नेपोलियन पावरफुल होता जा रहा था, तो नेपोलियन पावरफुल होता जा रहा था, तो ऑब्वियस सी बात वो इंडिया तक भी पहुंचने की कोशिश करेगा। तो इसीलिए इन्होंने एक सब्सिडी अलायंस करके पॉलिसी लाया। कौन लाया? वेलेस्ली लेके आया। बट एक्चुअल में जो कॉन्सेप्ट है, ये डच गवर्नर जनरल था एक, डुप्ले, उसका था ये। बट यूज़ किया इसको किसने? ब्रिटिश गवर्नर जनरल वेलेस्ली ने 1798 में। इसके तहत था क्या? इसके तहत ये था कि एक ब्रिटिश रेजिडेंट को परमानेंटली स्टेशन किया जाएगा उस पर्टिकुलर किंग के कोर्ट में, जो भी इसको साइन करेगा, प्लस उसको अपनी, उस पर्टिकुलर किंग को अपनी, उस रूलर को अपनी लोकल आर्मी डिस्बैंडन करनी होगी। हम ब्रिटिशर्स, जो ब्रिटिशर्स होंगे वो आर्मी सप्लाई करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ ये था कि वो किसी के साथ एग्रीमेंट में, वो रूलर किसी के साथ एग्रीमेंट में, खासकर किसी यूरोपियन के साथ एग्रीमेंट में एंटर नहीं कर सकता था बिना ब्रिटिशर्स के परमिशन से। तो ये सारी चीज़ों के बजाय उसको मिलेगा क्या? ब्रिटिशर्स का सपोर्ट मिलेगा। अगर मान लो किसी ने उस पर अटैक कर दिया, उस किंगडम पे, तो ब्रिटिशर्स उसका सपोर्ट करेंगे, फोर्स उसको प्रोवाइड करेंगे। बस इतना चीज़ था। तो ऑब्वियस सी बात है, जो वीक होगा बहुत, जो ब्रिटिशर्स से लड़ नहीं सकता वही साइन कर लेगा जल्दी से। तो हैदराबाद 1798 में साइन कर लिया, फर्स्ट टू अडॉप्ट। मैसूर अडॉप्ट नहीं कर रहा था। टीपू सुल्तान क्यों ही करेंगे? प्लस टीपू सुल्तान जो है फ्रांसीसियों के साथ कांटेक्ट में ज़्यादा आ रहे थे, तो इसी वजह से वेलेस्ली ने यहाँ पे इनके खिलाफ वॉर छेड़ दी 1798 में। 99 में हो जाती है डेथ टीपू सुल्तान की, ख़त्म हो जाता है यहाँ से मैसूर किंगडम। तो और मैसूर किंगडम में, और यहाँ पे जीत इसलिए भी पाते हैं बिकॉज मराठा इनके साइड में आ जाते हैं, ठीक है। मराठा बहुत पावरफुल थे उस समय, तो मराठास भी इनके साइड में आ जाते हैं ब्रिटिशर्स के साथ में। तो इसलिए जो है इनको अब यहाँ पे हार झेलनी पड़ती है। और यहाँ पे क्या होता है, कुछ पार्ट मराठा रखते हैं, कुछ ब्रिटिशर्स रखते हैं, कुछ इनको देते हैं हैदराबाद वालों को। और ये जो बच गया पार्ट, उसमें जो ओरिजिनल डायनेस्टी यहाँ पे पहले रूल कर रही थी सबसे पहले, वुडेयार डायनेस्टी, उसको रिस्टोर कर देते हैं और उससे साइन करवा लेते हैं कि भैया ले जरा सब्सिडी अलायंस पे साइन तो कर दो जरा। तो मैसूर भी 1799 में साइन कर लेता है। तंजौर 17 जरा बताओ, तंजौर चोला कुछ याद आया? कौन था जिसने तंजौर सिटी इस्टेब्लिश करी थी? अवध 1801। पूछता है डायरेक्टली कब सब्सिडी अलायंस साइन किया अवध ने, तो 1801 में। पेशावर 1802 में। पेशावर तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अवध ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। क्लियर है? चारों बैटल अब याद कैसे रखेंगे, थोड़ा सा इस तरह से याद कर सकते हैं। बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुआ था, उसके जस्ट 10 साल बाद एंग्लो मैसूर वॉर स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अब कौन आएगा? अब आएंगे आपके मराठास का नंबर आएगा। अब मराठा की अगर बात करें तो मराठा एम्पायर में क्या क्या, अब देखो मैंने मराठा का अलग से आपको वीडियो नहीं दिया था, इसीलिए क्योंकि उतना ज़्यादा चीज़ें आती नहीं हैं, और जितनी आती हैं तो उसको भी हम यहाँ पे ख़त्म कर लेते हैं। तो होता क्या है, यहाँ पे छत्रपति शिवाजी का रूल था। किसका रूल था? छत्रपति शिवाजी महाराज का रूल था। अब शिवाजी कैसे कैसे क्या इनके उसमें मतलब घटनाएं हैं उनके कार्यकाल में, वो थोड़ा समझ लीजिए। तो शिवाजी का जन्म कुछ 1630 के टाइम पे होता है सिवनेरी फोर्ट में, और इनके फादर का नाम पता होना चाहिए, ठीक है। फादर और मदर का थोड़ा सा अगर कभी पूछ रहे तो मदर का नाम इनका जीजाबाई था और फादर का नाम शाहजी नाम था, ठीक है। अब इन्होंने एक ट्रीटी साइन करी थी, छत्रपति शिवाजी महाराज ने ट्रीटी ऑफ पुरंदर, पुरंदर की संधि साइन करी थी। किसके साथ साइन करी थी? राजा जयसिंह फर्स्ट। जयसिंह फर्स्ट राजपूत रूलर थे, बट ये कोई खुद इंडिपेंडेंटली नहीं कर रहे थे, ये मुग़लों को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो मुग़लों के साइड से, मुग़ल कौन था? औरंगज़ेब, तो उसके साइड से ट्रीटी साइन कर रहे थे, ठीक है। और गलत तरीके से शिवाजी को कैप्चर कर लिया गया, बट शिवाजी भाग निकले और 1674 में, 1774 में रायगढ़ के फोर्ट में, रायगढ़ किले में इन्होंने खुद का कोरोनेशन कर लिया, ताजपोशी कर ली और खुद को रूलर डिक्लेयर कर दिया मराठास का, ठीक है। अब मराठास इनके रूल में बहुत पावरफुल होने लगे। धीरे धीरे यहाँ पे पेशवा सिस्टम भी आने लगा। पेशवा कौन होते थे? जो प्राइम मिनिस्टर होता था मराठा किंगडम, उसको पेशवा बोलते थे। इन्होंने ही सिस्टम स्टार्ट किया, शिवाजी महाराज ने ही। और पहले पेशवा, और एक चीज़, ट्रीटी ऑफ पुरंदर एक बाद में भी साइन होती है, ध्यान से समझ लेना। ये तो 1670, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है क्या? 1674 और ट्रीटी ऑफ पुरंदर
1665 में होती है, ध्यान रखना ये, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं शायद, 1665 में होती है, और वो 1776 में जाके होती है बाद में, ठीक है। एक ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1776 में होती है, नाना फडणवीस के साथ साइन करते हैं, ठीक है, अंग्रेज, वो अलग है, ये अलग है, ये वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पेशवाशिप यहाँ से स्टार्ट होती है, जो प्राइम मिनिस्टर, जैसे कि आज हमारा प्राइम मिनिस्टर जो होता है अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को, रिकमेंड करता है, तो वैसे टाइप ही समझ सकते हो, पेशवा रिकमेंड करता था, ठीक है। तो पेशवा, पहले पेशवा कौन नियुक्त हुए, तो पहले जो पेशवा नियुक्त हुए उनका नाम था मोरोपंत पिंगले, ठीक है। लेकिन ये यूजुअली ऑप्शन में होता नहीं है, ऑप्शन में हो सकता है आपको देखने को मिले बालाजी विश्वनाथ, क्योंकि ये सबसे पहले पावरफुल टाइप पेशवा थे, ठीक है। और फिर बाद में आते हैं बाजीराव दी फर्स्ट, ये सबसे पावरफुल पेशवा हुए। बाजीराव मस्तानी जो आपने मूवी देखी है ये रणवीर सिंह वाली, वो बाजीराव फर्स्ट पे ही बेस्ड है। और जो लास्ट पेशवा हुए, ठीक है, जो लास्ट पेशवा हुए वो बाजीराव सेकंड थे, ठीक है, बाजीराव सेकंड, इन्हीं को जो है बाद में अंग्रेज़ों ने थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के बाद बिठूर कानपुर में भेज दिया, ठीक है, कि भाई जाओ तुमको पेंशन देते रहेंगे, और वहाँ पे डिपोर्ट कर दिया। फिर इन्हीं के बेटे जो होते हैं, जो अडॉप्टेड सन होते हैं, नाना साहेब, वो 1857 के बैटल में, जो हम कल पढ़ेंगे, पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो मराठास की अगर बात करें तो पहला वॉर इन्होंने लड़ा 1775 से लेकर 1782। ज़्यादा डीप पे जा नहीं रहा हूँ मैं कि भाई किस तरह से यहाँ पे वो रघुनाथ राव थे और उन्होंने, उनकी वजह से बैटल स्टार्ट हुई थी, क्योंकि उतना हमें नीड है नहीं यहाँ पे अभी, ठीक है, इसलिए रघुनाथ राव, तो ये नाम याद रखिएगा। ये इनको पेशवा बनना था, बन नहीं पा रहे थे, बहुत इन्होंने कोशिश करी लेकिन बन नहीं पा रहे थे। तो ये एंड हुआ किस पर्टिकुलर ट्रीटी के साथ, जो पहला वाला था, ये ट्रीटी ऑफ सालबाई से ख़त्म हुआ था, ध्यान रखना, 1782 में ट्रीटी ऑफ सालबाई हुई थी, इससे बैटल ख़त्म हुआ था। सेकेंड 1803 से 1806 तक के चला, और ये किससे ख़त्म हुआ, ये आपकी ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ राजघाट 1806 में। और ये जो तीसरा वाला ख़त्म हुआ था 1818 में, ट्रीटी ऑफ मंदसौर, ये आखिरी था, और इसके बाद ख़त्म हो गया आपके मराठा भी एक तरह से। और मराठा है सिर्फ इसी एंग्लोस यानी कि अंग्रेज़ों के साथ युद्ध में नहीं थे, बल्कि इन्होंने अफ़गान्स के साथ भी बैटल लड़ा, जिसको हम बोलते हैं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का तीसरा युद्ध, जो कि हुआ किसके बीच में, मराठास वर्सेस अहमद शाह अब्दाली, जो दुर्रानी किंगडम, दुर्रानी एम्पायर को लीड कर रहा था, तो इसको अहमद शाह दुर्रानी भी कभी कभी बोल देते हैं, अहमद शाह अब्दाली, फिर अहमद शाह दुर्रानी, आपको याद रखना है, ठीक है। जीत किसकी होती है, अफ़गान्स की जीत होती है यहाँ पे, ठीक है, ऐसा मतलब। और इस बैटल के बारे में बोलते हैं कि दिस बैटल डिड नॉट डिसाइडेड हु विल रूल इंडिया, दिस बैटल डिसाइड हु विल नॉट, मतलब हु विल नॉट रूल इंडिया, क्योंकि इस बैटल में दोनों को ही इतनी ज़्यादा क्षति पहुंची थी, ठीक है, मराठा हार गए थे, लेकिन इनको भी कम डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ था, बहुत भयंकर डिस्ट्रक्शन हुआ था इनको। तो ये भी इतने ज़्यादा वीक हो गए थे इस बैटल के बाद कि ये भी अब रूल करने लायक बचे नहीं थे। तो अब कौन रूल करेगा, ब्रिटिशर्स, ठीक। तो ये कब हुआ था, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ये हुआ था 1761 में, ठीक है, 1761 में हुआ था। तो बचा रहा कुछ जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी टाइम पे, मतलब फर्स्ट जब एंग्लो मराठा वॉर हुआ था तो उससे पहले ये बैटल हुआ था, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। और जब इन्होंने देखा कि ये वीक पड़ गया मराठास, तो इसी वजह से जो है पे ब्रिटिशर्स ने अटैक इन पे किए, ठीक, क्लियर। और ये जो मराठा हैं ये काफ़ी रीजनल आपके किंगडम में बटा हुआ था, जैसे इंदौर में होलकर रूल कर रहे थे, बड़ौदा में गायकवाड़, पुणे में पेशवाई थे आपके, नागपुर में भोसले थे, ग्वालियर में शिंदिया थे। तो वो भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना बैक ऑफ द माइंड, वैसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछे इससे, क्लियर। आई होप सभी को यहाँ तक हो गया होगा। अब आते हैं किस पे आ जाएं, अभी आ जाते हैं पंजाब पे, ठीक है। पंजाब को देख लेते हैं। तो पंजाब में कुछ यूँ सीन था कि पंजाब में यहाँ पे सतलज रिवर थी, और इस सतलज रिवर को बाउंड्री बना लिया गया था, सतलज रिवर को बाउंड्री डिक्लेयर कर लिया गया था थ्रू द ट्रीटी ऑफ अमृतसर इन 1809, कि भाई महाराजा रंजीत सिंह जो है ऊपर रहेंगे, फिर सिख किंगडम ऊपर रहेगा, ब्रिटिशर्स नीचे रहेंगे, एक दूसरे के सॉवरेनिटी पे इन्फ्लुएंस नहीं डालेंगे, यानी वो नीचे नहीं आएगा सिख किंगडम और वो ऊपर नहीं जाएंगे। ये ट्रीटी साइन करी थी महाराजा रंजीत सिंह से। महाराजा रंजीत सिंह की अगर बात करें, सिख किंगडम के रूलर थे, और ये शुक्रचर्या या फिर शुक्रचर्या मिसले से बिलोंग करते थे। काफ़ी मिसल हुआ करती थी, टोटल 12 मिसल होती थी, उसमें से शुक्रचर्या मिसले से बिलोंग करते थे। वन ऑफ द पावरफुल रूलर थे रंजीत सिंह। कल हमने क्वेश्चन भी देखा था इन पे कि इन्होंने गुरुद्वारा जो था आपका गोल्डन टेम्पल, उसको इन्होंने डेकोरेट भी करवाया था। अब होता क्या है कि महाराजा रंजीत सिंह जी की डेथ हो जाती है 1839 में, 1839 में इनकी मृत्यु हो जाती है। जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो अगले 3.5-4 साल के अंदर ही
इतने जल्दी जल्दी रूलर्स बदले, कम से कम 4-5 रूलर बदल गए 3-4 साल में ही। तो काइंड ऑफ इंस्टेबिलिटी आ चुकी थी यहाँ पे सिख एम्पायर में। ये चीज़ ब्रिटिशर्स साफ साफ बैठे हुए देख रहे थे, तो इन्होंने क्या किया, मौके का फ़ायदा उठाना चाहा और यहाँ पे पूरे ब्रिटिश ट्रूप्स को यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे ब्रिटिश ट्रूप्स को एम्प्लॉय कर दिया। तो जब इस चीज़ को देखा सिख किंगडम ने कि यहाँ पे तो पूरे ब्रिटिशर्स ने एकदम छा गए यहाँ पे, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये सतलज रिवर क्रॉस कर ली। बस बहाना चाहिए था ब्रिटिशर्स को तो, और यही बहाना लेते हुए इन्होंने इन पर अटैक कर दिया। और जब अटैक कर दिया 1845 में लड़ा जाता है फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, सो दैट यहाँ पे मैं लिख सकूँ, और सॉरी एंग्लो मराठा बोल रहा हूँ, एंग्लो सिख वॉर। ठीक है, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर लड़ा जाता है 1845 से लेके 46। डलहौजी इस समय था गवर्नर जनरल। ठीक है, 1845 से लेके 46, और सेकेंड वाला 1848 से 49। महाराजा दिलीप सिंह थे, मात्र 5 साल के राजा थे ये। इनको भेज दिया ब्रिटेन में, और इनसे कोहिनूर हीरा भी छीन लिया, और न जाने क्या क्या करवाया इनसे साइन। बस ध्यान रखना, ट्रीटी ऑफ लाहौर से एंड हुआ था आपका पहला वाला एंग्लो सिख वॉर। ट्रीटी ऑफ अमृतसर महाराजा रंजीत सिंह जी के साथ साइन करी थी, कि जिसके तहत सतलज रिवर को बाउंड्री बनाया गया था। और ट्रीटी ऑफ लाहौर जो है ये फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के बाद साइन हुई थी। ठीक है, सेकेंड एंग्लो सिख वॉर के टाइम पे दिलीप सिंह राजा थे, 5 साल के थे, और इनसे कोहिनूर हीरा वापस ले लिया और इनको डिपोर्ट कर दिया, और यहाँ पे पंजाब में भी अपनी जो एक तरह से मिलिट्री है उसको डिप्लॉय कर दिया ब्रिटिशर्स से। और अब आखिरी आता है अफगान्स। अफगान एज सच कोई डायरेक्ट थ्रेट नहीं थे, बट इनडायरेक्ट थ्रेट थे इन दी सेंस कि यहाँ पे आपका जो रशियंस थे उनका इन्फ्लुएंस काफ़ी बढ़ रहा था। तो उनको ये लग रहा था यार अफगान्स इनके अंडर में आ गया तो फिर ये भी हमारे अंडर में आज, मतलब दिल्ली में भी, सॉरी हाँ बिल्कुल, ये इंडिया में भी अटैक करेंगे। तो इसलिए अफ़गान में जो बैठा हुआ था दोस्त मोहम्मद, यहाँ का शासक, तो दोस्त मोहम्मद से पहले इन्होंने करीबियाँ बढ़ाने की कोशिश करी, लेकिन कुछ बन नहीं पाया, जिसकी वजह से इन्होंने क्या सोचा कि इसका जो राइवल है शाह सूजा, उसको बिठाते हैं थ्रोन पे, यही इनका काम था, है ना। तो शाह सूजा से बोला कि तुम थ्रोन पे बैठोगे, तुम हो इसके मेन शासक। अटैक किया, ऑकलैंड था इस समय, ऑकलैंड था गवर्नर जनरल, और ऑकलैंड की नेतृत्व में किया, जीत भी गए ब्रिटिशर्स। लेकिन हुआ क्या, यहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट कर दिए, अफगान के लोगों ने, कि भाई शाह सूजा को हम एक्सेप्ट नहीं करते, दोस्त मोहम्मद ही हमारा दोस्त है, उसको फिर से बिठाओ, नहीं तो तुम्हारी ऐसी की तैसी। और यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स थे उनकी हत्या भी कर दी लोकल लोगों ने। तो यहाँ पे बिठाना पड़ा दोस्त मोहम्मद को, तो एक तरह से ह्यूमिलेटिंग डिफीट थी अंग्रेजों के लिए ये। ठीक है, देन सेकंड होता है 1879 से 80 के बीच में, इस समय कौन होगा, लिटन होगा इस समय। ठीक है, लिटन। और इस बीच हमारा जॉन लॉरेंस था, उसने पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी अपना के रखी थी कि भाई हम इंटरफेयर नहीं करेंगे अफगान के इंटरनल मैटर पे। ठीक है, पहली वाली गलती रिपीट नहीं करेंगे। तो ट्रीटी ऑफ गंदामक साइन होती है, सेकंड वाला होता है 1879 से 80 के बीच में, और ये थर्ड होता है 1919 में। इस समय चेल्मसफोर्ड होते हैं वाइसरॉय। ठीक है, चेल्मसफोर्ड, और ये फाइनल था, डिसाइसिव था। इसमें बहुत ज़्यादा डीप में तो बिल्कुल भी घुसने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि डायरेक्ट थ्रेट था ही नहीं अफगान, और ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं पूछता है। बस थोड़ा सा ध्यान में रखना है दिमाग में, 1919 में ख़त्म हो जाता है आपका अफगान वॉर, और यहाँ पे आपका लेक्चर भी हो जाता है ख़त्म। ठीक, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोगों ने देख ली। ये जो मैं पूरा लिखा है ना, और ख़ास कर ये जो प्लासी और जो मैंने बक्सर बताया, ये बहुत सबसे ज़्यादा अगर कुछ इंपॉर्टेंट है पूरे लेक्चर में तो प्लासी और बक्सर है। इसको तो, और ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ये तो आप भूल ही नहीं सकते किसी हाल में, ये बस मत भूलना, चाहे कुछ भी हो जाए, प्लासी और बक्सर। तो यहाँ पे होता है हमारा लेक्चर ख़त्म। बाकी ये जो आपको माइंड मैप की PDF है प्रिंटेबल फॉर्मेट में, और इस फॉर्मेट, दोनों फॉर्मेट में, इंग्लिश हिंदी दोनों में, आपको कहाँ पे मिल जाएगी, परमार SSC टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग बताया था। एंड कल हम लोग देखेंगे 1857 का रिवोल्ट, 1857 की क्रांति। आज लेक्चर क्यों लेट हो गया था आपको पता है, क्योंकि मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया था बट हो नहीं पाया था किसी कारणवश, तो इसी वजह से मुझे फिर से रिकॉर्ड करना पड़ा, और ये शाम को मिल रहा है आपको, बाकी नॉर्मल टाइम पे आपको मिलता रहेगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद सभी को। बाकी किसी को कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। बाकी यार वीडियो को लाइक भी थोड़ा सा कर दिया करो अगर मन हो तो, है थोड़ा हमें भी मोटिवेशन मिल जाए करे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।